हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे अर्ली मेडावल इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द टाइम पीरियड ऑफ 850 टू 1200 सीई। इस टाइम पीरियड को हम देख रहे थे, दैट इज़ ऑफ चोला एम्पायर। चोला एम्पायर का ये टाइम पीरियड था और चोलास हमें हमारे साउथ इंडिया में दिखाई दिए थे। तो आज हम चोलास का जो है हमारा पार्ट है जो सोसाइटी और इनकी इकोनॉमी, इसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम हमारे सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी हमारे चोला एम्पायर में, आज इसे डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ चोलास सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो चोलास के टाइम पर सोसाइटी और इकोनॉमी किस तरह की थी, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। सोसाइटी एंड इकोनॉमी। सोसाइटी एंड इकोनॉमी यहाँ पर कैसे हुआ करती थी। अगर हम यहाँ पर सोसाइटी की बात करें तो जो सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड ऑन द कास्ट लाइंस। तो ये कास्ट के ऊपर बेस्ड थी। कास्ट जो थी यहाँ पर जो है इसके बेसिस के ऊपर सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था। कास्ट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो है डिवीजन हुआ था ऑफ द सोसाइटी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको सोसाइटी में जो चीज़ें हैं हम उसे देखेंगे। सोसाइटी में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है जो हमारी सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइंस। ऑन कास्ट लाइन, कास्ट लाइंस, कास्ट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर डिवीजन हुआ करता था। स्टेटस के बेसिस पर भी यहाँ पर जो है डिवीजन देखा जाता था। कास्ट और स्टेटस कैसा है आपका, आपका व्हाट्सएप स्टेटस कोई नहीं देखने वाला। यहाँ पर आपका खुद का स्टेटस देखा जाएगा। आप किस तरह का जो है किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके का आपका पहरावा है, वो स्टेटस आपका देखा जाएगा। स्टेटस और कास्ट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर डिवीजन हुआ करता था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है पेरियार। पेरियार इन्हें बोला जाता है कि ये अनटचेबल्स हैं। पेरियार्स जो थे ये अनटचेबल्स हुआ करते थे। ये अनटचेबल्स थे। तो इनकी जो कंडीशंस थी, इनकी जो कंडीशन थी वो तो बहुत ही ज़्यादा जो थी लो होती ही जा रही थी। इनकी स्थिति में जो है जो दयनीय भावना थी, जो एक कहते हैं ना एकदम पिटीनेस हमें दिखाई देता है, हमें उसके लिए सिंपथी आ जाती है कि अरे बेचारा कैसा है ना। वो इस तरह की चीज़ें जो थी एकदम से पैथेटिक कंडीशन इनकी पहले से ही थी। पर यार जो अनटचेबल्स थे इनकी तो कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। पहले ही जो है अनटचेबल्स के साथ इस तरह का व्यवहार होता चला रहा है। लास्ट में भी हमने देखा है, हमारे जो लास्ट के लेक्चर्स थे उसमें भी हमने ये चीज़ों को डिस्कस किया है कि जो हमारे अनटचेबल्स थे उनके साथ जो है एकदम से पैथेटिक कंडीशन ही हुआ करती थी। एकदम से अरे बेचारा, ये वाले हालात उनके साथ हमेशा से रहे हैं। तो ये बेचारे वाले दयानीय जो भावना थी हमारी, दयनीय भावना, मतलब कि एकदम से जिनको देखकर दया आ जाए, ये सीआईडी वाला दया नहीं है, ये आपकी भावना वाला दया है। तो यहाँ पर वो भावना वाला दया लेकर के आना, सीआईडी वाला दया नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अनटचेबल्स के लिए हमारी जो भावना थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से पोजेसिव थी। पोजेसिवनेस आ जाती है उनको देख करके, अरे बेचारा कि इतनी पिटी कंडीशन में ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो मन में होता है ना कि इनके लिए हम कुछ करें। एक बार से ख्याल मन में आता है कि हम इन अनटचेबल्स के लिए कुछ करें। लेकिन आज के टाइम पर ये इस तरह का अनटचेबल्स वगैरह ये कुछ भी नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स इक्वलिटी अमंग एवरीवन। हमने इक्वलिटी सबको दी है, तो हम सबके साथ इक्वलिटी से ही बिहेव करते हैं, बिहेव करना भी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर सोसाइटी कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये इसी वजह से ख़त्म होगी जब हम एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। एक दूसरे को हमेशा इक्वल ट्रीट कीजिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट।
अपनी कास्ट के बेसिस के ऊपर किसी को भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है, लेकिन हमारे चोलास को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता था। अभी ये बेचारों के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें पता नहीं है, इन्हें सिखाएंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए इनकी सोसाइटी में डिवीज़न तो था। यहाँ पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड द स्टेटस, कि आपका स्टेटस कैसा है, आपका जो है लिविंग सिस्टम जो है, आप किस तरीके से रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, या आपके पास एजुकेशन है नहीं है, ये चीज़ें मैटर करती थी। आपके पास पैसा है नहीं है, ये चीज़ें भी मैटर करती थी। साथ के साथ आपका कास्ट भी मैटर कर रहा था, कौन सी जाति के हो ये मैटर कर रहा था। ये जो है कास्ट बेसिस हुआ करता था हमारे चोलास की सोसाइटी में। चोलास के टाइम पर उनकी सोसाइटी में ये चीज़ें प्रेजेंट थी। और जो पेरियार्स हुआ करते थे ये अनटचेबल्स होते हैं। पेरियार्स, दीज आर द अनटचेबल्स इन द चोलास सोसाइटी। चोलास की जो सोसाइटी है उसमें जो अनटचेबल्स हुआ करते थे उन्हें पेरियार बोला जाता था। और इनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय बनी रही थी। और ये इनकी जो अगर हम कंडीशन को देखें दैन दैट इज़ वेरी पैथेटिक। इनकी कंडीशन पैथेटिक हुआ करती थी। हमारे अनटचेबल्स की जो कंडीशन थी वो पैथेटिक थी। पैथेटिक कंडीशन इनके पास हुआ करती थी। और एक हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट थे, दैट इज़ वेलास। इट्स डबल एल, VELLALLAS। वेलास बोला जाता है, वेलास। इन्हें बोला जाता है कि ये बिलोंग करते हैं टू द फार्मिंग ग्रुप। ये फार्मिंग ग्रुप से बिलोंग करते जो लोग थे, जो फार्मिंग ग्रुप में होंगे उन्हें वेलास बोला जाएगा। जो फार्मिंग ग्रुप से आएंगे उन्हें वेलास बोला जाएगा। वेलास जो थे, दीज आर द फार्मिंग ग्रुप्स। और इन्हें जो है दे वर आइडेंटिफाइड विद द शूद्र वर्ण। तो इन्हें जो है हमारे शूद्र वर्ण जो था, आपने वर्ण सिस्टम तो हमारा देखा ही होगा। सबसे पहले ब्राह्मण जाते थे, क्षत्रियास, वैश्यास, फिर शूद्रास। तो ये हमारा वर्ण सिस्टम हुआ करता था। दिस इज मच नोन टू अस as we have discussed the वर्ण system in our previous classes too। हमारे previous classes में, पुरानी classes में, पुराने lectures में मैंने ये समझाया है वर्ण सिस्टम के बारे में। वर्ण सिस्टम में सबसे पहला वर्ग आएगा हमारे ब्राह्मण्स का, फिर क्षत्रियस का, फिर वैश्यास का, फिर शूद्रास का। तो वेलास को जो है वो शूद्र कैटेगरी में रखा जाता था। उनको शूद्र के अंतर्गत रखा जाता था, इनके अंडर रखा जाता था, इन्हें ही आइडेंटिफाई किया जाता था। वेलास, दीज आर आइडेंटिफाइड एज द शूद्रास। तो इन्हें शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता था। तो हमारे वेलास को शूद्र कैटेगरी में रखा जाता था। मतलब कि जो लोग फार्मिंग करेंगे, जो लोग हमारे एग्रीकल्चर को परफॉर्म करेंगे, वो हमारे शूद्र कैटेगरी में आ जाएंगे, वो हमारे शूद्र कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे शूद्र कैटेगरी में, शूद्र वर्ण में आने के बावजूद भी ये लोग लैंड ओन होल्डर्स भी कहलाए जाएंगे। ये लोग लैंड होल्डर्स भी होंगे। अरे लैंड होल्डर्स तो होंगे ही, क्योंकि फार्मिंग करते हैं ये लोग। फार्मिंग क्या भी अपने घर में करेंगे क्या? फार्मिंग अपने घर में तो नहीं करेंगे, फील्ड के ऊपर ही करेंगे। फील्ड खेतों में करेंगे। खेत किन के होंगे? इन लोगों के अपने खुद के खेत होंगे। इनके खुद के खेतों को जब यहाँ उनके ऊपर ये खेती करेंगे, उन ज़मीनों के ऊपर खेती करेंगे, तो इन्हें लैंड होल्डर बोला जाएगा, साथ के साथ वेलास बोला जाएगा। ये एक फार्मिंग ग्रुप के अंडर आ जाएंगे और ये फार्मिंग ग्रुप शूद्र वर्ण के अंडर आ जाएगा। लेकिन लैंड होल्डर्स हैं, अपने जो है प्रोडक्शन जो भी करते हैं, यहाँ पर क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं, उसको जा कर के सेल करते हैं, इकोनॉमी आती है, पैसा आता है। घर में जो है खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ें इनको रिक्वायरमेंट थी वो इनके पूरी हो रही हैं। इनके पास पैसा भी है, कपड़ा भी है। दे हैव ऑल देयर बेसिक नीड्स completed through this farming process। इस फार्मिंग प्रोसेस से इनके बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं।
एक इंसान की बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं, बाकी तो सब हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी इच्छाएं हैं कि मेरे पास लेम्बोर्गिनी आ जाए, मेरे पास रोल्स रॉयस आ जाए, मेरे पास जो है मर्सिडीज़ आ जाए, मेरे पास बंगलो हो, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, चार पांच बंगलो आ जाएं, मेरे पास 500 करोड़ की जो है मेरे पास प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी रहे, मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, गोल्ड इतना पड़ा रहे। ये सब हमारी इच्छाएं हैं। दीज आर जस्ट मेयर डिज़ायर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो कि टाइम के साथ डेवलप की। तब इनके पास जो नीड्स थी वो इनकी पूरी हो रही थी। रोटी भी थी, कपड़ा भी था, मकान भी था, अच्छी फैमिली के साथ ये अपना एंजॉयमेंट भी करते थे, अपने काम से काम भी रखते थे और फार्मिंग भी कर रहे हैं। ये जो थे हमारे वेलास, दीज आर इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप। ये जो वेलास थे ये लैंड होल्डर्स भी थे और इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, क्योंकि घर का खर्चा भी चल रहा था, बाहर जो है ये अपना अच्छे से रह भी रहे थे। इनको कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, अच्छे से रह रहे थे ये लोग। तो ये हमारे वेलास जो थे, दे हैव एन इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप। दे आर द इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप। तो हमारे जो वेलास थे देवर इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप। तो ये इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप थे। तो इनको जो है वो ज़्यादा इस तरीके से इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो इनको किसी भी भेदभाव का जो है वो नहीं सहना पड़ा। वो एकदम से इनको लोअर सोशल स्टेटस का जो है वो इनके साथ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छे थे। मैंने जैसे ही कहा कि सोसाइटी में कास्ट बेसिस के ऊपर डिवीज़न था, लोगों को जज किया जाता था कि इनके पास पैसा है, क्या ये इनको रोटी कपड़ा मकान ये अपने तीन बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे वेलास जो थे वो अपनी इकोनॉमी को अच्छे से चला पा रहे थे और साथ के साथ इकोनॉमिकली बहुत अच्छे से ये अपनी फैमिली को रन कर पा रहे थे, अपनी नीड्स को पूरा कर पा रहे थे। मतलब कि अपने घर का जो राशन है वो भी लेकर के आ पा रहे थे, घर का खर्चा अच्छे से चल रहा था, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है उसकी फ़ीस प्रॉपर टाइम पर जाती थी, ट्यूशन जाता है तो उसकी फ़ीस अच्छे से जा रही थी। तो पापा लोग जो थे वो अच्छे से कमा रहे थे, घर पे लेकर के आ रहे थे, मम्मी बहुत अच्छे से जो है वो घर को रन कर पा रही थी। तो इनका ऑटोमेटिकली इनकी इकोनॉमी अच्छी थी। ये अच्छे से जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहा था, साथ के साथ इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, खुद की अच्छी कंडीशन भी अच्छी चल रही है, तो मतलब कि इसका स्टेटस बहुत अच्छा है। ये जो है पर्सन, इसको जो है हम इसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब कि जो भी वेलाज होते थे या फार्मिंग ग्रुप होता था, अगर उसके घर की कंडीशन अच्छी चल रही है, वो अपने घर का खर्चा भी निकाल रहा है, बच्चे की फ़ीस भी निकाल रहा है, घर का राशन पानी भी लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पर इन्हें बोला जाता था कि अरे ये तो पर्सन बहुत ही अच्छा है, इसका स्टेटस बहुत अच्छा है, इसके पास पैसा भी है, सेविंग भी है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे पा रहा है। तो ये एक स्टेटस जो है इसका वो बहुत अच्छा है। तो इसको हम अभी इसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। चाहे ये शूद्र वर्ण में आता है, अरे कोई बात नहीं, आता है तो आने दो, कोई बात नहीं। ये जो है हमारे लेवल का पर्सन है, अच्छे से इसका स्टेटस मेंटेन्ड है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे से सज सवर कर जाता है बाहर, तो अच्छे पैसे होते हैं इसके पास और बच्चा भी एकदम से अच्छे से तैयार होकर के स्कूल में जाता है, अच्छे से अपना टिफ़िन लेके जाता है, साथ के साथ अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में नंबर 1 आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो है रुतबा जो होगा, उसका स्टेटस जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा एंड दैट पर्सन डोंट हैव टू फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो उसको सोसाइटी में कोई भी भेदभाव जो है भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अरे भैया तुम भी हमारी तरह ही हो, तुम भी ऐसे ही हो जैसे हम लोग हैं, हमारा भी जो है खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा है, तुम भी वैसे ही हो हमारी तरह ही। तो इनको कभी भी इस तरह की स्थिति जो होती है, सामाजिक स्थिति जिसमें भेदभाव जो होता है या किसी तरीके का यहाँ पर इनके साथ
अगर हम कहें तो इन्हें सोशल स्टेटसली इन्हें लो बोला जाता है। अरे कैसे लोग हो तुम, इनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार नहीं किया जाता था, बहुत अच्छे से इनके साथ यहाँ पर हंसी खुशी लोग इनके साथ रहते थे और इनके बच्चों को भी जो है अपने साथ खेलने में इन्वॉल्व करते थे। लेकिन आज हमारी सोसाइटी को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हर कोई जो है यहाँ पर द पर्सन हु इज़ लिविंग विद द फुल डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो इंसान का जो है बहुत अच्छा है। उसको कभी भी किसी भी स्टेटस के साथ या उसको कास्ट लाइन के ऊपर कभी भी डिस्क्रिमिनेट मत करो। ये चीज़ तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी सिखाती है, दिस इज़ द फंडामेंटल राइट। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि सबको इक्वालिटी। अगर हमारा लॉ हमें एकदम एक नज़र से देख रहा है, एक आंख से देखता है, तो फिर तुम लोग क्यों यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करते हो हमारी सोसाइटी में? वाई यू आर पॉल्यूटिंग द सोसाइटी? हमारी सोसाइटी को पॉल्यूट करना बंद करो यार। ये चीज़ें अच्छी नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी। हमारे इंडिया जैसी कंट्री में सबको एक बराबर ही हक होना चाहिए, वो उसके पास हर बराबर का हक होना चाहिए, उसके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। कोई भी कास्ट लाइन के ऊपर या उसके स्टेटस के प्रति किसी के साथ भेदभाव मत करो, ये चीज़ें गलत हैं। दिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द वेलास। वेलास ने भी ये चीज़ डिस्क्राइब कर दी। अच्छे लैंड होल्डर्स हो, इकॉनमी अच्छी चल रही है, तो फिर तुम शूद्र वर्ण से आते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वेलास के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। तो इसके साथ साथ अगर आगे हम देखें जो सोसाइटी में इस, यहाँ पर हम सोसाइटी को डिस्कस कर रहे थे, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे ऊपर उठकर, हमारे कास्ट सिस्टम से ऊपर उठकर हमारे पास एक यूनिक डेवलपमेंट आती है इन द सोसाइटी। हमारे पास एक आते हैं हमारे एदंगई। इदंगई आते हैं। इदंगई को बोला जाता है इट इज़ द लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग। तो इन्हें लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग बोला जाता है। लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग, लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग बोला जाता है। इसके अंडर हमारे पास मेनली आएंगे आर्टिसनल्स एंड ट्रेडिंग ग्रुप्स। मतलब कि यहाँ पर जो भी लोग कारीगर होते हैं या व्यापारिक समूह से आते हैं, जब मतलब कि ट्रेडिंग ग्रुप से कोई भी ट्रेडिंग करते हों, वो ये नहीं है कि आप लोग जो है ट्रेड कर रहे हो, कहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स आती है ना, वो वाली ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है। आप जो है टेक्सटाइल की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कोई गोल्ड जो है यहाँ जो है ज्वेलरीज यहाँ का जो ट्रेड की जाती हैं, गोल्ड कॉइन्स को ट्रेड किया जाता है, या इस तरीके के जो रिफाइनरी ऑयल्स होते हैं इनका ट्रेडिंग होता है। उसके टाइम पर जो भी ट्रेडिंग उस चोलास के एम्पायर में चलता था, जो ट्रेडिंग वहाँ पर होती थी, मर्केंटाइल्स जो थे हमारे, मर्केंटाइल्स ग्रुप जो थे हमारे, दैट वर द ट्रेडिंग ग्रुप्स। उन ट्रेडिंग ग्रुप्स में आने वाले लोग साथ के साथ जो कारीगर होते थे, देखो कारीगर हर प्रकार का हो सकता है। कोई गोल्ड की ज्वेलरी को डिज़ाइन कर रहा है, वो भी एक कारीगर ही है। आज के टाइम पर आप देखते होगे ना, गोल्ड के नेकलेसेस जो बनते हैं, दे आर परफेक्टली एम्ब्रॉयडर्ड। वो इतने अच्छे से उनको एम्ब्रॉयड किया जाता है, इतने अच्छे से उनको बनाया जाता है कि एक बारीक से बारीक काम उसके ऊपर किया जाता है। जो भी नेकलेसेस बनते हैं, दैट इज़ नोन टू योर सिस्टर, टू योर मदर। आपने अपने मदर और सिस्टर को देखा होगा कि अरे वाह कितना बारीक काम किया हुआ है, वो बोलते होंगे ना कभी तो ये चीज़ पता होगी। लड़कियां जो होंगी उनको भी पता होगा कि ये जो कारीगरी का काम किया जाता है हमारे नेकलेसेस के ऊपर, एयरिंग्स के ऊपर, जो बैंगल्स हम पहनते हैं गोल्ड की, उनके ऊपर जो बारीक काम किया जाता है, वो कोई स्पेशलाइज्ड कारीगर्स आते हैं वो करते हैं उसे। आर्टिसंस आएंगे वो करेंगे उसके ऊपर। साथ के साथ जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स के ऊपर देखा होगा ना, जो हैवी क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर भी डिज़ाइन किए होते हैं। बड़ा अच्छा कारीगर ने काम किया हुआ है मैडम। देखिए शॉपकीपर भी बोलते हैं ना, जब आप सूट या साड़ी लेने जाते हो, वहाँ पर जो है ड्रेसेस लेने जाते हो, उसके ऊपर जो भी वर्क किया जाता है वो भी आपको दिखाते हैं कि ये मैम ये वाला वर्क किया हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, ये वाला वर्क है, फलाना वर्क है। ये सब चीज़ें जो है आपको वो शॉपकीपर बताता है कि बड़ा बारीकी से काम किया गया है। ये हैंडमेड जो है, ये क्लोथ्स के ऊपर हैंडमेड
यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये मशीन मेड एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर की हुई है। वो अलग अलग जो काम किए जाते हैं वो हमारे कारीगर ही आकर के करते हैं। जो वो कारीगर होते हैं वो उस काम को करते हैं, तो कारीगर जो हो गए उन्हें बोला जाता है आर्टिसनल्स। आर्टिसनल्स आएंगे, वो उसको काम को करेंगे, और वो हमारे इंदगई जो है ग्रुप, लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुप होगा, इसके अंडर हम इन्हें कंसीडर करते हैं। तो इंदगई जो है हमारा, इंदगई में कौन से पर्सन, हमारे कौन से ग्रुप आएंगे, इसमें हम मेनली कंसीडर करते हैं हमारे आर्टिसनल को, और हमारे ट्रेडिंग ग्रुप को, और हमारे ट्रेडिंग ग्रुप के जो पर्सन्स हो गए, ट्रेडिंग ग्रुप जो ट्रेड करते हैं, जो ग्रुप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहता है, उसे यहाँ पर हम इंदगई में शामिल करते हैं। सेकंड जो आएगा हमारा, सेकंड हमारा आएगा यहाँ पर वलंगई। वलंगई, वलंगई को बोला जाता है कि ये राइट हैंड कास्ट ग्रुपिंग है। ये राइट हैंड कास्ट ग्रुपिंग है, राइट हैंड कास्ट ग्रुपिंग है। राइट हैंड कास्ट ग्रुपिंग के अंडर हम किसे यहाँ पर मेनली कंसीडर करेंगे, द एग्रीकल्चरल ग्रुप्स। जो हमारे कृषि समूह होगा, हमारा एग्रीकल्चरल ग्रुप जो होगा, हम इसे यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो राइट हैंड में हम बेसिकली कंसीडर करते हैं हमारे एग्रीकल्चरल ग्रुप को। तो एग्रीकल्चरल ग्रुप को हमारे विलनगई में शामिल किया जाता है। एग्रीकल्चरल ग्रुप को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो इनका जो है यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्हें हमने यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल ग्रुप को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है इन द विलनगई। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये शुरू में एक दूसरे के जो है हमारे इंदगई और विलनगई जो हैं एक दूसरे के काम की कद्र करते थे, एक दूसरे को जो है बड़े प्यार से बुलाया करते थे। एक दूसरे को जो है अगर काम करते हुए एक जन इनके आगे से भी निकल गया, उनको जो है आवाज़ दे करके रोक करके उन्हें बुलाते थे कि अरे भाई आ जाओ चाय पीते हैं। तो ये चाय भी पी लेते थे, एक दूसरे के साथ बैठकर नाश्ता भी कर रहे थे, डिनर भी कर लेते थे। जब भी इन्हें टाइम लगता था तो ये जो है यहाँ पर एक दूसरे के जो है विरोधी कभी नहीं बने थे। लेकिन यहाँ पर प्रारंभ में ये एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। हमारे इनिशियल टाइम्स में अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो इंदगई और विलनगई एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। एक दूसरे की कभी भी चुगली नहीं करते थे, बुराई नहीं करते थे। पहले तुमने मारा था, नहीं तुमने मारा था, नहीं तुमने मारा था, ऐसा नहीं करते थे। बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ पर बेसिकली समझाने का मतलब यही है, दे डोंट हैव एनी डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो ये एक दूसरे के जो है वो विरोधी नहीं थे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीज़ें चेंज होती गई। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होने लग गए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ जो है कास्ट को लेकर के इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर मतभेद आने स्टार्ट हो गए, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे जो है हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं जब हम डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। तुमने मुझे ऐसे बोला, मैं इस कास्ट का हूँ, तुम इस कास्ट के हो, तो फिर यहाँ पर एक दूसरे के साथ हम लोग जो है एक दूसरे को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करते रहते हैं। तुम ये कास्ट के हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम ये कास्ट के हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर हम जो है एलिगेशंस लगाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे डिस्क्रिमिनेशन को जो है बढ़ावा मिलता है, और हमारी जो यूनिटी है उसको जो है वो तोड़ना बहुत आसान होता है टू द जो ऑलरेडी अदर पर्सन्स जो हमारे एनिमीज़ होते हैं। वो चाहते ही यही है कि हम एक दूसरे के जो है एकदम एनिमी बन जाएं, हम एक दूसरे के जो है हम दुश्मन बन जाएं, हम एक दूसरे से जो है नफ़रत करना स्टार्ट कर दें, ताकि वो लोग हमारी यूनिटी को तोड़ दें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये गलत है एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करके जो है यहाँ पर वल्गर लैंग्वेज का जो है यूज़ करना कि तुम ये कास्ट के हो, तुम ये कास्ट के। अरे तुम एक ही हो, तुम सबसे पहले तो इंसान हो ना।
कास्ट तो बाद में देखेंगे कौन है, कास्ट तो बाद में देखी जाएगी। सबसे पहले तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, सबसे पहले उसके ऊपर वर्क करो, बाद में देखेंगे कि तुम कौन हो। तो तुम्हारे अंदर तुम एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ यूनिटी होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखो। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के तुम्हारे बीच में जो है कभी भी डिस्क्रिमिनेशंस या तुम्हारे बीच जो दूरियां होंगी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, तुम्हारी यूनिटी को नहीं तोड़ पाएगा। तुम यूनिटी के साथ रहोगे तो फिर कोई भी तुम्हारी पावर से हर कोई जो है यहाँ पर डरने लग जाएगा। तो वो डर का माहौल इसीलिए क्रिएट होगा सामने वाले के ऊपर जब तक तुम यूनाइटेड हो एक दूसरे के साथ। तो यूनिटी के साथ रहना चाहिए इन द हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर के रहना चाहिए, यूनिटी जो है वो अच्छे से रखनी चाहिए एक दूसरे में। तो यहाँ पर भी इनके पहले इन दोनों दंगई और विलंगई में पहले यूनिटी थी, बाद में इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस क्रिएट होने स्टार्ट हो गए थे। तो आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास रिलीजियलिस्टिक जो है इसके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें हैं। सोसाइटी में अगर हम देखें, पहले जो हुआ करता था, पहले जब हम हमारी सोसाइटी में हमने देखा कि जो यहाँ पर गिफ्ट्स हुआ करते थे, हमारे जो रॉयल पैट्रोनेज हुआ करते थे, आइदर द रिच पर्सन्स लगा लो या हमारे राजा लगा लो, जो भी चीज़ें दान में दिया करते थे वो सबसे पहले गिफ्ट किसे दिया करते थे, वो गिफ्ट्स देते थे हमारे ब्राह्मण्स को। जो लैंड के गिफ्ट्स दी जाती थी या बहुत महंगी महंगी रोल्स रॉयस की वॉच दे दी उनको, रोलेक्स की वॉच दे दी, रोल्स रॉयस दे दी उनको एज अ गिफ्ट में, वो रोल्स रॉयस गिफ्ट कर रहे हैं, रोलेक्स की वॉच गिफ्ट कर रहे हैं, हमारे जो है इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स उनको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थी, हमारे लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे हमारे ब्राह्मण्स को। ठीक है, वो सब चीज़ें जो हमारे रॉयल पैट्रोनेज किया करते थे, हमारे राजा जो किया करते थे, वो सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमारे ब्राह्मण्स को देने का। बाद में ये शिफ्ट होता गया, ये चीज़ शिफ्ट कर गई टू द टेम्पल्स। फिर बाद में हमने जो दान देना स्टार्ट किया, दान दक्षिणा जो थी हमारे, हमने स्टार्ट की हमारे मंदिरों को देनी। जो ग्रांट्स हम दिया करते थे, लैंड ग्रांट्स दे दिए, किसी ने जो है वो गुप्त दान के थ्रू आप देते हो ना, भी आपने गुप्त दान किया है अपने मंदिरों में जा कर के, ताकि मंदिर का निर्माण बहुत अच्छे से हो जाए, इसकी मेंटेनेंस अच्छे से रहे, यहाँ पर जो है लोगों के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती रहें लोगों को। वहाँ पर मंदिरों में कोई भी रिलीजियलिस्टिक प्लेस है, आइदर द मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, वहाँ पर हम जा कर के जो है वो दान दक्षिण देते हैं, ताकि वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं टू द पीपल हु कम टू वर्शिप देयर। वहाँ पर वर्शिप करने वाले हर व्यक्ति को वहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज़ मिलें, और साथ के साथ जो हमारा रिलीजियलिस्टिक प्लेस है उसको वहाँ पर जो है मेंटेनेंस किया जाए, उसको जो है अच्छे से रखा जाए, मेंटेनेंस दिया जाए, और चीज़ों को वहाँ पर एकदम से साफ़ सुथरे तरीके से वहाँ पर चीज़ें रखी जाएं, ताकि लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए, और वहाँ पर जो वर्शिप करने के लिए जाते हैं वो भी उस जगह को देख कर के एकदम से ये कहे कि अरे यहाँ पर ही स्वर्ग है। तो उसकी मेंटेनेंस तो चाहिए ही ना। एक बार आपने किसी चीज़ का निर्माण करवा दिया, उसके बाद आप उसकी मेंटेनेंस ही ना देखो, आप उसको जो है एकदम से ऐसे देखते रहो कि ठीक है अभी तो बिल्डिंग खड़ी है, अभी तो बिल्डिंग खड़ी, उसके बाद एकदम से ऐसे हो जाए कि वो बिल्डिंग झट से गिर जाए, उस चीज़ का एकदम से नुकसान हो जाएगा ना। वो चीज़ जो है हमारी, हमने चीज़ों को निर्माण क्यों करवाया, ताकि हम एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को भी देख पाएँ कि कितना अच्छे से इसका निर्माण हुआ, किस तरीके से हुआ, लोगों ने, वहाँ के राजा ने क्या सोचा। तो वहाँ के राजा जो थे हमारी इस सोसाइटी में, चोलास की सोसाइटी में क्या था कि यहाँ पर जो राजा थे वो जो थे हमारे जो भी दान दक्षिणा देते थे या गिफ्ट्स दिया करते थे, वो पहले हमने देखा कि वो ब्राह्मण्स को देते थे, अब लेकिन वो किसे दे रहे थे, हमारे टेम्पल्स को देते थे। अब वो शिफ्ट कर गया रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम गिफ्ट टू ब्राह्मण्स टू द गिफ्ट टू टेम्पल्स। तो ये चीज़ यहाँ पर चेंज हो चुकी थी। जो भी ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान था वो अब मंदिरों को दिया जाता था, वो दान अब मंदिरों में दिया जाता था।
पहले तो हमारे ब्राह्मण्स को दिए जाते थे कि आप रोलेक्स की वॉच रखिए, आपको काम आएगी, आपको हमने लैंड ग्रांट्स दिए, जो भी करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं, खेती करनी है खेती कीजिए, मंदिर का निर्माण करवाना है वो कीजिए। तो वो सबसे पहले दान दक्षिणा किसे दी जाती थी? ब्राह्मण्स को। लेकिन अब हमारे टेम्पल्स को दी जाती थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला शिफ्ट ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल पैट्रोनेज ने यहाँ पर शिफ्टिंग को देखा, को यहाँ पर कंसीडर किया। तो ये रिलीजियलिस्टिक पैटर्न जो है पर्सपेक्टिव से है, रिलेटेड टू रिलीजियस पर्सपेक्टिव, इससे रिलेटेड था। तो यहाँ पर जो गिफ्ट दिए जाते थे पैट्रोनेज सॉरी रॉयल पैट्रोनेज, तो इसका यहाँ पर शिफ्ट हुआ। हमारा जो पहले गिफ्ट दिए जाते थे, गिफ्ट पहले हम देते थे टू ब्राह्मण्स, अब लेकिन गिफ्ट दिए जाते थे, अब जो गिफ्ट दिए जाते थे वो गिफ्ट दिए जाते थे टू टेम्पल्स, टू टेम्पल्स इन्हें दिए जाते थे। फिर ब्राह्मण्स को नहीं देते थे, ये सीधा किसे देते थे? हमारे जो टेम्पल्स हुआ करते थे इन्हें देते थे। यहाँ पर जो भी कोई रॉयल फैमिली से आता था या कोई रिच मर्चेंट है, कोई रिच यहाँ पर ट्रेडर है, कोई व्यापारी इस तरह का है जो बहुत ही ज़्यादा धनी है, बहुत ही ज़्यादा रिच है, रिच ही रिच पर्सन है, ठीक है, वो अपने आप में एकदम से अंबानी टाइप्स है, तो यहाँ पर वो किसे गिफ्ट देगा? वो टेम्पल को यहाँ पर दान दक्षिणा उन वो देता रहेगा फॉर द मेंटेनेंस, टेम्पल की मेंटेनेंस के लिए। और यहाँ पर जो भी हमारे पास मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट को यहाँ पर देखने के लिए कि मैनेजमेंट अच्छे से रहे, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस वजह से ये चीज़ें दी जाती थी। तो आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, देयर वॉज एक्सपेंशन इन द एग्रेरियन इकोनॉमी। तो अब हमारे पास हम इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इकोनॉमी रिलेटेड टू द चोलास एम्पायर। तो इकोनॉमी में अब हम यहाँ पर देखेंगे इकॉनमी में हमें यहाँ पर देखने को मिला कि एग्रेरियन इकॉनमी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इसका विस्तार हुआ, इसका एक्सपेंशन हुआ। तो हमारी एग्रेरियन इकॉनमी का एक्सपेंशन होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। एग्रेरियन इकॉनमी, एग्रेरियन इकॉनमी का मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकॉनमी होती है, ज़्यादातर एग्रीकल्चरल बेस्ड इकॉनमी थी, तो उसका यहाँ पर जो है एक्सपेंशन हमें देखने को मिला। ये एक्सपेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिला, जैसे कि जो हमारी लैंड्स थी, लैंड का जो था यहाँ पर इरिगेशन टेक्निक्स अच्छे से एक्सपैंड की, हमारे जो लैंड का जो मेंटेनेंस था वो अच्छे से किया जाने लगा। इसके इंक्रीज़ होने का हमारे एग्रेरियन इकॉनमी का एक्सपैंड हुआ, सबसे पहले इसका एक्सपेंशन हुआ। कैसे हुआ होगा एक्सपेंशन? ऐसे कैसे एक्सपेंशन हो गया भाई, हम कैसे मान ले इसका एक्सपेंशन हुआ था? मैं नहीं मानती, ये चीज़ें थोड़ी होती होंगी। एक्सपेंशन हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर लैंड की मेंटेनेंस होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर लैंड जो है इसकी मेंटेनेंस हुई, इसका जो है रिक्लेमेशन हुआ, मतलब इसकी सुधार किए गए। यहाँ पर हमारे लैंड के जो हमारी लैंड थी इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट्स किए गए। साथ के साथ यहाँ पर जो है इरिगेशन टेक्निक्स को यहाँ पर जो है इसका प्रसार हुआ, इस चीज़ों को जो है स्प्रेड किया गया, इस चीज़ों के बारे में बताया गया कि आप अलग अलग तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकते हो ताकि आपकी जो क्रॉप है इसकी प्रोडक्शन अच्छी हो पाए। तो इसका एक कारण था हमारा स्प्रेड ऑफ इरिगेशन टेक्निक। इरिगेशन टेक्निक्स का जो है यहाँ पर स्प्रेड हुआ एंड देयर वाज एक्सपेंशन इन द रेंज ऑफ क्रॉप्स। और यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट किया गया। एक ही तरह की क्रॉप के ऊपर वो निर्धारित नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को यूज़ किया, अलग अलग जो क्रॉप्स थी हमारे उनको ग्रो करना स्टार्ट किया। तो उस यहाँ पर वैरायटी के लिए वो हमारी जो वैरायटी आई हमारे क्रॉप्स के थ्रू, ये एक्सपेंशन हुआ, तो तभी यहाँ पर जो थे हमारे क्रॉप्स का जो है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ और हमारे इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुई। तो इकोनॉमी में ग्रोथ होने का दूसरा कारण था
expansion in range of crops। एक्सपेंशन इन रेंज ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पर इसका जो है एक्सपेंशन हुआ, अलग अलग तरह की क्रॉप्स का हमने ये इस्तेमाल किया। साथ के साथ हम इकोनॉमी यहाँ पर इसीलिए भी इंक्रीज़ हुई क्योंकि हमने देखो हमने बात की कि यहाँ पर इरिगेशन टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ पर हमने यूज़ किया इकोनॉमी में अग्रहट्टा का, यहाँ पर यूज़ किया। देयर वॉज यूज़ ऑफ अग्रहट्टा, देयर वॉज यूज़ ऑफ अग्रहट्टा। ये लास्ट के कुछ एग्ज़ाम्स में हमारे प्रीलिम्स के जो कुछ एग्ज़ाम हुए थे हमारे, PYQs आपने अगर उठा करके देखे होंगे। वैसे मैं बार बार ये चीज़ें कहती हूँ कि आप PYQs उठा करके देखिए। अगर आपने उठाए होंगे तो आपको पता होगा कि अग्रहट्टा के बारे में भी एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। अग्रहट्टा क्या है, व्हाट इज़ अग्रहट्टा? ये एक पर्शियन व्हील है, ये एक पर्शियन व्हील है अग्रहट्टा। अग्रहट्टा एक पर्शियन व्हील है, पर्शियन व्हील। आपने देखा होगा कि भी एक व्हील हुआ करता था, उसके पास में जो है कुछ इक्विपमेंट्स लगाए जाते थे ताकि वो जो है वो वो घूमता था इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो इस तरीके के उसके पास जो है लगे हुए होते थे, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से जो है कुछ यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो है वो लगा दिए जाते थे। और कई बार तो बकेट्स लगा दिए जाते थे या कुछ भी यहाँ पर लगा दिया जाता था और इसे जो है वो घुमाया जाता था, इसे जो है वो घुमाया जाता था, घुमाया जाता था इसे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता था। और वो नीचे से जो है वो पानी लेकर के जाते थे और वो जो है फिर फील्ड्स में उसे डाला जाता था, उसे फील्ड्स में डाला जाता था। दिस इज़ द अग्रहट्टा, दिस इज़ नोन एज पर्शियन व्हील। और इसे जो है फैसिलिटेट ये करता था ताकि जो स्मूथ इरिगेशन को यहाँ पर जो है यहाँ पर स्मूथ इरिगेशन को परफॉर्म कर पाए। अग्रहट्टा को यूज़ किया जाता था ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएँ टू द फील्ड्स, ताकि जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो अच्छी हो सके। अगर क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें स्मूथली परफॉर्म कर पाएँ, ये टैंक्स या कैनाल्स के ऊपर या हमारे जो वेल्स हुआ करते थे इसके ऊपर इन्हें लगाया जाता था ताकि हमारे जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो हमें मिल पाए। तो इसे लगाया जाता था पर्शियन व्हील को टैंक्स के ऊपर, जो टैंक्स बनाए जाते थे वाटर टैंक्स, या जो कैनाल्स होते थे वहाँ पर लगाया जाता था, कैनाल्स के ऊपर या वेल्स जो हुआ करते थे वहाँ पर लगाया जाता था ताकि जो हमारी इरिगेशन की प्रॉब्लम है हम इसे यहाँ पर दूर कर पाएँ और हमारी इकोनॉमी यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये था हमारा अगरहट्टा के बारे में। आगे अगर हम बात करें तो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी दिखाई दिए हैं इन क्राफ्ट टेक्निक्स। क्राफ्ट की जो टेक्निक्स थी वहाँ पर भी हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर इकोनॉमी जो थी हमारी दैट वाज नॉट ओनली बेस्ड अपॉन द एग्रेरियन सिस्टम, हमारे एग्रीकल्चर पर तो वो बेस्ड थी ही, साथ के साथ हमारे जो ट्रेडिंग था, हमारे क्राफ्ट्स थे, इनके ऊपर भी इकोनॉमी यहाँ पर चलती थी। इकोनॉमी का सोर्स हमारे अकेली इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चर नहीं था, साथ के साथ हमारे क्राफ्ट्स जो थे वो भी हमारे इकोनॉमी के अंडर ही आते थे। इकोनॉमी के अंडर हमारे जो हैं क्राफ्ट्स भी आएंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट हमारी क्राफ्ट टेक्निक में भी दिखाई दिए, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट, जैसे हमने इरिगेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखे तो यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे हमारे क्राफ्ट टेक्निक में भी। क्राफ्ट टेक्निक जो होगा यहाँ पर भी हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर वेरियस सेंटर्स होंगे हमारे पास क्राफ्ट प्रोडक्शन के, यहाँ पर हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन के कुछ सेंटर्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे हमारे, यहाँ पर सेंटर्स होंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के, सेंटर्स बनेंगे कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन के, अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्राफ्ट की प्रोडक्शन होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें एक, फॉर एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं कांचीपुरम की।
कांचीपुरम की हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। कांचीपुरम ये एक वीविंग इंडस्ट्री सेंटर था। कांचीपुरम यहाँ पर एक वीविंग जो था, यहाँ पर वीविंग की जाती थी, वीविंग इंडस्ट्री सेंटर थी, यहाँ पर बुनाई उद्योग केंद्र था। यहाँ पर वीविंग वीविंग तो सुना ही होगा, ये तो हमने पढ़ा है, वीविंग करनी, वीविंग जो है यहाँ पर की जाती थी। वीविंग सेंटर था हमारा, एक वीविंग इंडस्ट्री का सेंटर था कांचीपुरम में। एक वीविंग इंडस्ट्री को यहाँ पर लगाया, सेटअप किया हुआ था, वीविंग इंडस्ट्री यहाँ पर थी। और अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी कुदामुकू। कुदामुकू कुदामुकू ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है ऑफ बीटल नट एंड एरेका नट का। बीटल नट और एरेका नट का यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। यहाँ पर सुपारी की जो खेती थी वो यहाँ पर बहुत ही जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। सुपारी की मतलब कि वो देखा होगा ना कि वो बीटल नट जो होते हैं, सुपारी बोला जाता है जिससे। अभी आई डोंट हैव एनी इमेज ऑफ दिस, आप इसे गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये बीटल नट जो होता है इसे हिंदी में ये सुपारी बोला जाता है। तो इसे अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है सुपारी को, ठीक है। तो ये जो था हमारा सुपारी के की खेती जो थी वो यहाँ पर की जाती थी। कुदामुकू में जो है यहाँ पर खेती की जाती थी। इट वॉज अ सेंटर ऑफ, यहाँ पर ये सेंटर था ऑफ बीटल नट एंड एरिका नट का। यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन की जाती थी। इस कल्टीवेशन का यहाँ पर एक केंद्र था। बीटल नट और एरिका नट की खेती का ये एक सेंटर था, एक केंद्र था कुदामुकू। तो कुदामुकू में यहाँ पर इसकी जो है की जाती थी, इसकी खेती की जाती थी। साथ के साथ कुदामुकू में एक और चीज़ भी बड़ी फेमस थी, यहाँ पर क्राफ्ट्स भी किए जाते थे, यहाँ पर मेटल का वर्क भी किया जाता था। यहाँ पर मेटल का वर्क भी बहुत फेमस था। यहाँ का मेटल का वर्क जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, जैसे कि कॉइन्स की मिंटिंग की जाती थी। टेक्सटाइल्स का ये एक सेंटर था और टेक्सटाइल का ये सेंटर था। मेटल का वर्क भी यहाँ पर किया जाता था और साथ के साथ क्राफ्ट्स भी किए जाते थे, और क्राफ्ट का भी ये एक सेंटर था। यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर कुदामुकू में कॉइन्स की मिंटिंग भी की जाती थी, कॉइन मिंटिंग भी की जाती थी, प्लस यहाँ पर हमारे पास टेक्सटाइल्स भी यहाँ पर किए जाते थे। टेक्सटाइल्स का भी ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। टेक्सटाइल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। अगर आगे एक एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें, हमारे पास एक एग्जाम्पल और है ऑफ पेलियाराई। पेलियाराई एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। साथ के साथ ये रेजिडेंशियल कैपिटल था चोलास का। साथ के साथ ये रेजिडेंशियल कैपिटल भी था चोलास का। रेजिडेंशियल कैपिटल भी था चोलास का। ये चोलास का रेजिडेंशियल कैपिटल भी था। अगर आगे हम चोलास पीरियड में बात करें, चोला पीरियड में देयर वाज इमर्जेंस ऑफ ट्रेडिंग कास्ट नोन एज, यहाँ पर ट्रेडिंग के रिलेटेड भी जो कास्ट थी, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कास्ट थी वो भी यहाँ पर हमारे देखने को मिलती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग कास्ट का भी इमर्जेंस दिखाई देता है। ट्रेडिंग कास्ट, अभी ट्रेडिंग कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में हमने डिस्कस किया है कि इम्पोर्टेंट सेंटर्स का यहाँ पर हमें जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई दिए, ताकि यहाँ पर जो है प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए, इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाए। इकोनॉमी में ग्रो कर रहे थे, हमारे एग्रेरियन इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी और हमारी ट्रेडिंग इकोनॉमी भी यहाँ पर ग्रो कर रही थी। दोनों ही तरीके से हमारे पास जो है वो पैसा आ रहा था इस एम्पायर को। तो ट्रेडिंग कास्ट हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, द इमर्जेंस ऑफ ट्रेडिंग कास्ट इज नोन एज गारवेयर्स। गारवेयर्स,
तो जो ट्रेडिंग कास्ट यहाँ पर इमर्ज कर रही थी उन्हें गारवेयर्स कहा जाता है। गारवेयर्स कहा जाता है। हु वर द नॉर्दर्न मर्चेंट्स, गारवेयर्स ये हमारे नॉर्दर्न मर्चेंट्स थे, ये हमारे नॉर्दर्न मर्चेंट्स थे। वो मर्चेंट्स जो हमारे नॉर्थ से हमारे साउथ में गए थे, यहाँ पर माइग्रेट हुए थे। नॉर्थ से साउथ में चोलास तक यहाँ पर माइग्रेट किए थे। चोलास के एम्पायर में, चोलास का एम्पायर कहाँ था? साउथ में। और ये जो मर्चेंट थे ये हमारे नॉर्थ में थे। हमारे नॉर्थ से हमारे साउथ में ये माइग्रेट किए थे। आज भी हमारे यहाँ पर माइग्रेंट्स आते हैं। हर स्टेट से जो है माइग्रेंट्स आप देखते होंगे, अलग अलग स्टेट से। जैसे कि कुछ हमारे जो लोग होंगे वो आईटी सेक्टर में वर्क करते होंगे, जो बेंगलोर में भी होंगे, जो हमारा गुड़गांव है या नोएडा है, यहाँ पर जा कर के भी कुछ लोग होंगे हमारे अलग अलग स्टेट से, वो वहाँ पर माइग्रेट करके वहाँ पर काम कर रहे होंगे। कुछ मुंबई जैसे सिटीज़ में, महाराष्ट्र में काम कर रहे होंगे, जिनका वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है, वर्क इस्टेब्लिश हो चुका है वहाँ पर आईटी सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, वहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं। तो इस तरीके के भी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं आज के टाइम पर भी। तो यहाँ पर भी हमारे गारवेयर्स हुआ करते थे जो नॉर्दर्न मर्चेंट थे। वैसे तो नॉर्दर्न मर्चेंट्स थे, नॉर्दर्न मर्चेंट्स थे जो माइग्रेट किए थे, माइग्रेटेड साउथ वर्ड्स। ये माइग्रेट किए साउथ की ओर, माइग्रेट साउथ वर्ड्स। ये साउथ वर्ड्स यहाँ पर माइग्रेट किए थे अराउंड, ये 10th और टू 11th सेंचुरी की अराउंड की बात है। जस्ट टू नोटेड डाउन कि ये 10th और से लेके 11th सेंचुरी की बात है, जब हमारे नॉर्दर्न मर्चेंट्स माइग्रेट किए साउथ वर्ड्स। और साथ के साथ हमें यहाँ पर गॉडास भी देखने को मिलते हैं, हु वर ओरिजिनली कल्टीवेटर्स। वो ओरिजिनली कल्टीवेटर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमें एक कास्ट दिखाई देती है हमारे गॉडास की। गॉडास को कहा जाता है कि ये ओरिजिनली पहले कल्टीवेटर्स हुआ करते थे। ये ओरिजिनली कल्टीवेटर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं हमारे। आगे अगर हम एक यहाँ पर और बात करें, एक और कास्ट है, दैट इज ऑफ हेजेस। हेजेस, हेजेस जो थे दे वर इनिशियली रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ये पहले रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स थे। ये पहले रेवेन्यू ऑफिसर्स थे। इन्हें जो है हेजेस जो थे हमारे, अगर आप हेजेस के बारे में, अगर आपको इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको आती है तो आप इसे करेक्टली प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्लेमर ऑन कर दिया है कि अगर मुझसे ये प्रोनाउंसिएट नहीं हो पाया तो इससे ऑफेंड मत होना, आप खुद इसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। तो इन्हें जो है ये शुरुआत में, ये अगर हम बात करें तो ये स्टार्टिंग में क्या होते थे, ये हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे। ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे। इसके बाद हमारे पास आएंगे कायस्थास। इसके बाद हमारे, अगर हम नेक्स्ट, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम ट्रेडिंग कास्ट के बारे में बात कर रहे थे। ट्रेडिंग कास्ट जो थी हमारी, यहाँ पर हमारे पास आएंगे, दैट इज कायस्थास। कायस्थास जो होंगे, इन्हें बोला जाता है दे आर स्पेशलाइज्ड इन ड्राफ्टिंग, राइटिंग लैंड ग्रांट डॉक्यूमेंट्स। जो लैंड ग्रांट डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे वो सब चीज़ें ये लिखेंगे। जो भी लैंड ग्रांट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, या ये लेखक थे, वैसे तो लेखक इन द सेंस के ये लैंड ग्रांट्स लिखते थे। अगर किसी ने किसी को कोई भी चीज़ जो दी है उसके बारे में ये डॉक्यूमेंटेशन देंगे। जैसे आपने कोई भी चीज़ किसी को उधार दी है तो आप उसके लीगली चीज़ें आप उसके लोगे, उसके डॉक्यूमेंट्स आप लोगे ना उसके साथ। तो यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट लिया करते थे। तब के लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, उनके सेविंग्स या करंट अकाउंट्स नहीं थे जिनकी वो डिटेलिंग ले पाएँ या कुछ भी कर पाएँ। तो इसीलिए वो क्या करते थे,
वो यहाँ पर लिख करके रख लेते थे अपने पास कि मैंने तुम्हें इतने चीज़ जो है वो उधार दी है, तुमने मुझे इतनी चीज़ उधार दी है और ये चीज़ मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा या लौटा दूंगी। तो ये चीज़ें वो लिख करके अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट्स में रखते थे। जैसे कि अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हो कि भैया इतने की जो है चीज़ दे दीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप इसे लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम जो है आऊँगा और आपके पैसे दे करके चला जाऊँगा। आप उसके अगर आप उसके डेली के कस्टमर होगे तो वो आपका अकाउंट जो है बना देगा, वो खाता आपका लिख देगा, लेकिन ऐसे ही वो कभी नहीं करेगा। आज के टाइम पर ऐसे ही नहीं करता, कभी भी किसी के ऊपर वो लोग भरोसा नहीं करते, जो है ट्रस्ट नहीं इतना जल्दी जल्दी किसी के ऊपर बिल्डअप करते। तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि मैंने तुम्हें ये चीज़ जो है वो तुम्हें उधार दी है या तुमसे ग्रांट में ली है, तो इसको मैं अपने पास डॉक्यूमेंट में लिख कर रख रहा हूँ ताकि आने वाले समय में कहीं तुम इस चीज़ से जो है वो अपनी ओनरशिप यहाँ पर जो है वो दिखाने ना लग जाओ, या तुम कभी कोई घपला ना कर दो, तुम्हें जो है कभी तुम कोई गलत काम ना कर रहे हो, इसीलिए मैं ये चीज़ अपने पास लिख कर रखूँगा। तो ये बोला जाता था, ये कास्थ्यास थे। कास्थ्यास, they were specialized in drafting and writing land grant. Specialized specialized in drafting plus writing land grant document, land grant documents। साथ के साथ हमारे एक और हमारे यहाँ पर कास्ट थी, दैट इज ऑफ कर्नास और करंस। करंस, इन्हें बोला जाता है कि ये प्रोफेशनली ही लेखक थे। वो लेखक का सुना होगा ना आपने कि वो राइटिंग्स लिखते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं या कभी शायरी लिखते हैं, वो लेखकों की यहाँ पर बात हो रही है। ये लेखक और हैं, तो ये प्रोफेशनली लेखक थे। ये तो अपने ऑक्यूपेशन से ही, इनका ऑक्यूपेशनल ग्रुप ही एक लेखकों का था, ये थे ही लेखक। दे वर द प्रोफेशनल स्क्राइब्स। ये प्रोफेशनल स्क्राइब्स हैं, ये लेखक हैं, ये तो प्रोफेशनल ही हैं। ये चीज़ में अपना प्रोफेशन इनको इतना अच्छा है कि ये प्रोफेशनली ही क्या है, स्क्राइब्स हैं। तो इन्हें स्क्राइब्स बोला जाता है, लेखक बोला जाता है कि ये प्रोफेशनली स्क्राइब्स थे। तो ये हमने ट्रेडिंग कास्ट के बारे में भी देखा। आज यहाँ पर हमारे चोलास का इकोनॉमी और सोसाइटी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और यहीं पर हमारे चोलास का जो है हम यहीं पर चोलास को कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू हैव शोन टूवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ के साथ आपको इस लेक्चर के जो PDF फॉर्म नोट्स होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और इसे ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को भी, एंड ज्वाइन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टू फॉर more such videos. Thank you and keep watching the videos.